सभी बंधुओं को नमस्कार। स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन चैनल में। घटना चक्र का जो भी हम लोग सीरीज कर रहे हैं, ठीक है, उसके चैप्टर नंबर 10 चल रहा है और 10 का तीसरा पार्ट है और लास्ट पार्ट भी है। आज के बाद जो है हम लोग उसके बाद जो है 11वें चैप्टर पर चले जाएंगे। आज के बाद जो है हम लोग 50% कवर कर लेंगे जो घटना चक्र के प्रश्न हैं उनको। तो 2 बुक्स हैं, इन पे ही फोकस करिए, बहुत है आपके लिए। और थोड़ा थोड़ा जो है इसके बाद टेस्ट सीरीज करते रहेंगे, ठीक है। इनको ख़त्म होने के बाद एकदम गारंटी सिलेक्शन होगा। बार बार वीडियोज़ को देखिए, उसी को जो है शॉर्ट नोट्स बनाइए और रिवाइज करिए, ठीक है। समझने की गारंटी है, समझाने की समझाने की गारंटी है मेरी। जो भी आप लेक्चर देख रहे होंगे पूरी समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न कि गर्भनाल के माध्यम से अजन्मे, ठीक है, गर्भनाल के माध्यम से अजन्मे बच्चे में मात्र एंटीबॉडी का संचरण निम्न का उदाहरण है, ठीक है। जो गर्भनाल के माध्यम से जो अजन्मा बच्चा होता है, अंदर की बात हो रही है, उसमें जो मात्र एंटीबॉडी का संचरण होता है वो निम्न का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? सक्रिय प्रतिरक्षा का, निष्क्रिय प्रतिरक्षा का, देहद्रवी प्रतिरक्षा का या हर्ड प्रतिरक्षा का। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका 46 का हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि निष्क्रिय प्रतिरक्षा का। आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो गर्भनाल के थ्रू के माध्यम से अजन्मे बच्चे में जो मात्र एंटीबॉडीज होता है, डेवलप होता है, उसको कहते हैं निष्क्रिय प्रतिरक्षा, यानी कि पैसिव इम्यूनिटी का उदाहरण ये है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 47 पे आते हैं। एक प्रश्नोत्तर महिला को निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए केगल व्यायाम करने को निर्देशित किया जाता है? प्रश्नोत्तर मतलब कि प्रसव होने से बाद, डिलीवरी के बाद जो है किस उद्देश्य के लिए केगल व्यायाम, जो केगल व्यायाम होता है उसको करने के लिए क्या कहा जाता है? सब कुछ समझ में आएगा, घबराइए नहीं, चित्र दिखा के समझाऊंगा, ठीक है। तो गर्भाशय के समावेश को बढ़ाने के लिए, मूत्रपथ के संक्रमण को रोकने के लिए, या पेल्विक स्नायुबंधन को मजबूत करने के लिए, या पेल्विक फ्लोर की मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए। तो उसका उत्तर हो जाएगा आपका, हो जाएगा 47 का डी ऑप्शन, यानी कि पेल्विक फ्लोर की मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए, ठीक है। तो एक प्रश्न उत्तर महिला को पेल्विक फ्लोर की मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए केगल व्यायाम की आवश्यकता निर्देश दिया था। अब देखिए, ये पेल्विक फ्लोर क्या होता है, ये कीवर्ड है, हमारा की पॉइंट है। और ये केगल व्यायाम क्या होता है, ये की पॉइंट है। इस दोनों को हम लोग समझ जाएंगे अगर, तो हम लोग जो है इस प्रश्न का मतलब समझ जाएंगे कि ये जो है प्रश्न क्या कह रहा है। अब देखिए, ये क्या है? ये है हमारा पेल्विक फ्लोर मसल, ये वाला पार्ट, ठीक है। ये वाला पार्ट जो है पेल्विक फ्लोर मसल होता है, ठीक है। गर्भावस्था में थोड़ा ढीला पड़ जाता है, जब गर्भावस्था के होता है, तो उसके बाद जो है इसको मजबूत करने के लिए, इसी को मजबूत करने के लिए केगल व्यायाम को अपनाया जाता है। महिलाएं उसको करती हैं ताकि जो है क्या हो सके, पेल्विक फ्लोर की मांसपेशियां मजबूत बन सकें, ठीक है। तो केगल व्यायाम देख लेते हैं। अब ये है आपका क्या है, एक्सरसाइज टू स्ट्रेंथन द पेल्विक फ्लोर। ये है केगल एक्सरसाइज, ठीक है, केगल व्यायाम है, कहने का मतलब ये है। तो आप लोग इसको देख लीजिए किस तरह से किया जा रहा है। स्टेप 1 है, ये स्टेप 2 है, स्टेप 3 है, स्टेप 4 है, स्टेप 5 और स्टेप 6 है। ये 6 स्टेप में पेल्विक फ्लोर को मजबूत करने के लिए किया जा रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पे जो है आप लोग प्रश्न को देख लीजिए कि जो केगल व्यायाम किस लिए किया जाता है? पेल्विक फ्लोर के मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए केगल व्यायाम किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 48 पे आते हैं, ठीक है। 48 पे आते हैं। नर्स की इस बात से अवगत है कि गर्भावस्था के अनुकूल से श्रोणि क्षेत्र में रक्त की आपूर्ति बढ़ जाती है। जो श्रोणि क्षेत्र होता है उसमें रक्त की आपूर्ति कमी हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप जो है योनि म्यूकोसा के बैगनी रंग की मलनी होना, जिसे के रूप में जाना जाता है, ठीक है। कल भी इस चैप्टर को बताए थे कि ये जो है योनि वाला भाग जो है क्या पड़ जाता है, जो है नीला पड़ जाता है, बैगनी रंग का पड़ जाता है, कहने का मतलब है। तो ये क्या कहलाता है बताइए? तो लार्डनिंग का संकेत है, हेगर का संकेत है, गुडविल का संकेत है, या चैडविक का संकेत है। तो उत्तर हो जाएगा आपका 48 का हो जाएगा डी ऑप्शन, कि चैडविक का संकेत है, ठीक है। ये क्या संकेत दिखाता है? गर्भावस्था का संकेत दिखाता है। गर्भावस्था के दौरान जो है योनि म्यूकोसा का बैगनी रंग का मलिनीकरण, डिस्कलरेशन को चैडविक संकेत कहा जाता है। कल भी इस चीज़ को हम बताए थे। अब देखते हैं 49वें पाते हैं। गर्भनाल में होता है एक धमनी और एक नस, दो धमनी और एक नस, दो धमनी और दो नसें, एक धमनी और दो नसें। तो जो 49 हो जाएगा उसका उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि दो धमनी और एक नस होता है, किसमें?
गर्भनाल में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या, यहाँ पे देख लीजिए, एक्सप्लेनेशन लिखा है कि गर्भनाल में 2 धमनियाँ, 2 आर्टरी और 1 नस वेन होती है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 50 पे चलते हैं। ठीक है, भ्रूण की जो सबसे सक्रिय हरकत को जिसे माँ सबसे पहले समझती है कहा जाता है। ठीक है, जब देखिए इस क्वेश्चन को आप एकदम रट जाइए, ये बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब ये आसान कहिए या आपको जो है जो भी कहिए, ये प्रश्न ऐसे बनेंगे। ठीक है, तो एंगेजमेंट कहते हैं, लाइटनिंग कहते हैं, इंटरवल कहते हैं या क्विकनिंग कहते हैं। तो इसको कहते हैं क्विकनिंग। मूवमेंट मतलब होता है बच्चे का हिलना डुलना जो है। ठीक है, भ्रूण का सबसे पहले जो सक्रिय हरकत होती है वो होती है मूवमेंट होती है। भ्रूण जो है उस अंदर हिलता है, हरकत करता है, जो माँ सबसे पहले समझ जाती है। भ्रूण की सबसे पहले सक्रिय हरकत जो होती है वो जिसे माँ सबसे पहले समझती है उसको क्विकनिंग कहते हैं। क्विकनिंग का मतलब होता है हिलना डुलना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 51 पे आते हैं। भारत में माँ की मृत्यु का मुख्य कारण है, देखिए जो माँ की मृत्यु का मतलब जो है होता है गर्भावस्था के दौरान की बात हो रही है, गर्भावस्था के दौरान की बात हो रही है। ठीक है, जो गर्भावस्था के दौरान माँ की मृत्यु होती है या प्रसव, तो भी उसमें किसके कारण मुख्य रूप से होती है, तो बताइए। बाधित जन्म प्रक्रिया कारण होती है, संक्रमण कारण होती है, रक्तलप्ता कारण होती है, रक्तस्राव कारण होती है। देखिए होती तो सबके कारण है मृत्यु, लेकिन जो मुख्य कारण उसकी बात हो रही है, तो उस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 51 का आपका डी, यानी कि रक्तस्राव। तो जो भारतवर्ष में माँ की मृत्यु यानी कि मैटरनल डेथ का मुख्य कारण जो है रक्तस्राव, हिमोरेज कहलाता है। उचित प्रसव प्रबंधन के अभाव में ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है। जो उचित प्रसव प्रबंध होता है उसके अभाव में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कभी भी प्रसव कराइए तो बिल्कुल जो है प्रसव केंद्र पर जाइए, चाहे सरकारी हो गवर्नमेंट हो। और ये भी ध्यान रखिए कि जो वहाँ के लोग हों थोड़ा क्या हों, प्रशिक्षित हों। ठीक है, सरकारी होगा तो पक्का प्रशिक्षित होंगे, प्राइवेट में थोड़ा सा हो जाता है। प्राइमेरा में पार्टोग्राफ के लेटेंट फेज लगभग है। और पार्टोग्राफ आपको दिखाए थे पिछले लेक्चर में बताए भी थे कि पार्टोग्राफ क्या होता है। ठीक है, उसको जाके आप लोग देख लीजिएगा, बार बार जो है वो मैं बताऊंगा। अब ये उसमें लेटेंट फेज की बात हो रही है, तो ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न नहीं है, ये बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा ऐसे अगर प्रश्न पूछते हैं तो। ठीक है, लेकिन फिर भी इसका उत्तर देख लीजिए। जो 52 का उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन है कि 8 घंटे। जो लेटेंट फेज होता है वो 8 घंटे का होता है। तो प्राइमरी में पार्टोग्राफ में लेटेंट फेज का लगभग जो है 8 घंटे का होता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 53 पे आते हैं। फाइब्राइड यूट्रस किस में ज़्यादा होता है? ठीक है, फाइब्राइड यूट्रस होता है किस में ज़्यादा होता है, इसको देख के आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, पढ़ के इसको जब दिखाऊंगा समझ में आ जाएगा। बांझ स्त्री में होता है, रजोनिवृत्त महिला में होता है, या मल्टी पैरिटी में होता है, या 35 वर्ष की से अधिक उम्र महिला में होता है। तो ये उत्तर हो जाएगा आपका 53 का हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि जो फाइब्राइड यूट्रस होता है वो किस में ज़्यादा होता है, 35 साल की उससे अधिक उम्र की महिला में ज़्यादा होता है। देख लीजिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। गर्भाशय या यूट्रस की दीवार पर मासंस ट्यूमर का विकसित होना, ठीक है, फाइब्राइड यूट्रस कहलाता है। जो गर्भाशय की दीवार पर होती है मासंस ट्यूमर की विकसित हो जाता है, यह प्रायः जो है कैंसर कारक नहीं होता, ये कैंसरस नहीं होता, ध्यान रखिएगा। यह स्थिति ज़्यादातर 35 वर्ष से अधिक की महिलाओं में देखा गया है। ठीक है, होता है। तो अब कहने का मतलब है कि ये फाइब्रस यूट्रस दिखता है कैसा होता है, इसको थोड़ा चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं। अब देखिए ये है हमारा आपका फाइब्रस यूट्रस। ठीक है, ये देखिए ये जो बना है दीवारों पे, ये है ये एक तरह से कैंसरस दिख रहा है, लेकिन कैंसरस होता नहीं है, ये नॉन कैंसरस होता है। और ये जनरली देखा जाता है 35 साल से अधिक की उम्र की महिलाओं में, इसको फाइब्रस यूट्रस कहते हैं। ये कहाँ पे होता है बताइए, ये होता है गर्भाशय की दीवार पर। ठीक है, गर्भाशय या यूट्रस की दीवार पर, उसको अंग्रेजी में यूट्रस भी कहते हैं। इसके दीवार पे जो है फाइब्रस ट्यूमर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है 54 पे आते हैं। ठीक है, प्रसव पीड़ा इंजेक्शन के सक्रिय प्रबंधन के दौरान, आप लोग आंसर मत देखिए। ठीक है, एग्रोमेट्रिन की निम्नलिखित स्थितियां तो देखिए इस प्रश्न में क्या है, प्रसव पीड़ा इंजेक्शन के सक्रिय प्रबंधन के दौरान एग्रोमेट्रिन को निम्नलिखित स्थितियों में से किसमें कंट्रा इंडिकेट किया जाता है? तो प्राइमरी ग्रेविडा में, गंभीर एलेक्सिया में, लंबा प्रसव पीड़ा में, या उपयुक्त में से कोई नहीं।
तो 54 का ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा बी यानी ऑप्शन यानी कि गंभीर एक्लेप्सिया में। ठीक है, अब गंभीर एक्लेप्सिया क्या होता है? ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसमें बहुत हाई बीपी होता है, हाई ब्लड प्रेशर। ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर होता है। और क्या होता है? एक्सेस प्रोटीन आता है किसमें? यूरिन में। ठीक है, ये प्रेगनेंसी में ही होता है, और एक्सेस में बहुत अधिक प्रोटीन की मात्रा होती है। किसमें प्रोटीन होती है? किसमें? यूरिन में, यानी कि पेशाब में। ठीक है, ये प्रेगनेंसी यानी गर्भावस्था में ये होती है, तो इसमें ये किया जाता है, ध्यान रखिएगा। प्रसव पीड़ा के इंजेक्शन के सक्रिय प्रबंधन के दौरान जो है एग्रोमेट्रिन को गंभीर एलेक्सिया के स्थिति में कंट्राइंडिकेट किया जाता है, मतलब एग्रोमेट्रिन को दिया जाता है, कहने का मतलब ये है। गंभीर एलेक्सिया केस में, गंभीर एलेक्सिया में बता चुके हूँ कि हाई क्या होता है? हाई बीपी होता है, और एक्सेस प्रोटीन आता है किसमें? यूरिन में। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं, क्वेश्चन संख्या 55 पे आते हैं। भ्रूण क्षिप्र हृदयता निम्नलिखित में से सभी कारकों के कारण होता है सिवाय। जो भ्रूण की क्षिप्र हृदयता होती है, वो निम्नलिखित में सभी कारणों कारण होती है सिवाय किसके? सभी कारणों से होता है, लेकिन किसके कारण नहीं होता, ये ध्यान रखना है, उसको उत्तर देना है। ठीक है, तो मातृ एवं भ्रूण एनीमिया, मातृ एवं भ्रूण संक्रमण, गंभीर भ्रूण हाइपरएक्सिया या भ्रूण कंप्रोमाइज। तो 55 का जो उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि गंभीर भ्रूण हाइपरएक्सिया के केस में नहीं होता है, बाकी सभी के केस में ये होता है, इन तीनों केस में होता है, ध्यान रखिएगा। जो भ्रूण छिद्रता होता है उसमें मातृ और भ्रूण की एनीमिया यानी खून कमी भी होती है, मातृ भ्रूण में संक्रमण भी होता है, भ्रूण कंप्रोमाइज भी होता है, और तीसरा ऑप्शन नहीं होता है, तो वही आपका उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन के हिसाब से। तो भ्रूण क्षिप्र हृदयता में जो है भ्रूण की एनीमिया, मातृ भ्रूण संक्रमण भी होता है, भ्रूण कंप्रोमाइज आदि कारक हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 56 पे आते हैं। भ्रूण के रक्त का नमूना, जो भ्रूण का रक्त का नमूना जाता है, निम्नलिखित में से किस में प्रतिदिष्टित की जाती है? ठीक है, निम्नलिखित में से किस में प्रतिदिष्टित की जाती है? तो देखिए, HIV पॉजिटिव महिला में, मोटी मैकेनियम अभिरंजित लीकर में, या इलेक्ट्रॉनिक भ्रूण मॉनिटरिंग के ऊपर विचित्र और असाधारण अनुकरण में, या उपयुक्त सभी। तो 56 का जो उत्तर हो जाएगा आपका, यानी कि HIV पॉजिटिव महिला में जो है भ्रूण के रक्त का नमूना लिया जाता है। क्यों लिया जाता है? क्योंकि देखिए, मैं बता रहा हूँ, इसमें जो है 66% चांस होते हैं ना कि बच्चा संक्रमित हो जाता है। तो उस बच्चे को देखिए, जो संक्रमित माँ होती है, संक्रमित पिता होता है HIV से, उसके बच्चे में 66% चांस होता है कि वो संक्रमित हो जाएगा गर्भ में। तो इसलिए उस भ्रूण का क्या लिया जाता है? उस भ्रूण का ब्लड सैंपल लिया जाता है कि क्या स्थिति है बच्चे की। ठीक है, तो महिलाओं के HIV पॉजिटिव होने की स्थिति में भ्रूण के रक्त का नमूना प्रतिदिष्टित किया जाता है। HIV वायरस जो कि एड्स का कारण है, वह भ्रूण को संक्रमित करने के लिए 66% जोखिम के साथ गर्भाशय में संचरित रहता है। मतलब कि यह जो है भ्रूण को भी, जो भी माँ गर्भवती माँ है वो है संक्रमित है HIV से, तो वो भी जो है उसके बच्चा भी संक्रमित होने के चांस होते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 57 पर आते हैं। रक्त शर्करा का मान सामान्य से ऊपर लेकिन उन नैदानिक मधुमेह से नीचे है जो गर्भावस्था के दौरान होता है, उसे कहा जाता है। ठीक है, रक्त शर्करा का मान तो ऊपर है, लेकिन एक जो है और अति नहीं है, कहने का मतलब अति नहीं हुआ है, उससे थोड़ा नीचे है, तो उसके दौरान जो है होता है, तो उसे क्या कहा जाता है बताइए? टाइप 1 मधुमेह कहा जाता है, टाइप 2 कहा जाता है, कि गर्भाकालीन मधुमेह कहा जाता है, कि डी इंसुलिन प्रतिशोध सिंड्रोम कहा जाता है? बताइए, 57 का उत्तर क्या हो जाएगा? हो जाएगा सी, यानी कि गर्भकालीन मधुमेह कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए, जो गर्भकालीन मधुमेह होता है तब होता है जब गर्भावस्था के दौरान आपके खून में शर्करा की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है। गर्भावस्था में शुगर की भी चेकिंग होती है, तो उसमें क्या होता है, उस दौरान अगर आपके ब्लड में शुगर का मात्रा ज़्यादा है तो क्या होता है, आपको मधुमेह हो जाता है। ठीक है, हमारे शरीर में रक्त को शर्करा को कौन मेंटेन करता है? तो इंसुलिन करता है। इंसुलिन हार्मोन जो होता है वो क्या करता है? शुगर के मात्रा को मेंटेन करता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 58 पे आते हैं। प्रसव पीड़ा के लक्षण निम्नलिखित में सभी हैं सिवाय। जो प्रसव पीड़ा होता है, गलत प्रसव पीड़ा, गलत प्रसव पीड़ा के लक्षण सभी हैं सिवाय कौन? जो है सही प्रसव पीड़ा का लक्षण है, बाकी सब गलत हैं, ध्यान रखिएगा। इसमें यह है, तो संकुचन के बीच का अंतराल लंबे समय तक रहता है, सिर मुक्त रहता है। ठीक है, और
मल त्यागने के से लक्षणों में की राहत मिल सकती है, नियमित अंतराल पर पीड़ा होता रहता है। तो जो इसका उत्तर हो जाएगा 58 का हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, ठीक है। गलत प्रसव पीड़ा के लक्षण निम्नलिखित हैं, ठीक है, सभी हैं सिवाय ये जो गलत पीड़ा पे का लक्षण है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इनमें से जो है देखिए ये तीनों जो है क्या है, गलत पीड़ा के लक्षण हैं, और क्या है ये जो है नियमित अंतराल पर पीड़ा होना जो है सही है। तो आगे बढ़ते हैं। नियमित अंतराल पर पीड़ा होना गलत प्रसव पीड़ा का लक्षण नहीं है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 59 पे आते हैं। प्रसव के दौरान गर्भकालीन ग्रीवा का गायब होने को कहा जाता है। जो गर्भकालीन ग्रीवा होता है, ग्रीवा को मैं दिखा चुका हूँ, ठीक है, लेक्चर कृपया जाकर देख लीजिएगा। एक ही चीज़ में बार बार चीज़ों को नहीं दिखाया जा सकता है, और उतना लंबा बहुत लेक्चर हो जाता है, तो जो है उतना संभव ही नहीं हो पाता है। तो प्रसव के दौरान जो है गर्भाशय ग्रीवा का गायब होने का क्या कहा जाता है, डायलेटेशन कहा जाता है, राइपनिंग कहा जाता है, अब एब्सेंट कहा जाता है, एब्सेंट है ध्यान रखिएगा, या लेटिंग डाउन कहा जाता है। तो 59 का जो उत्तर हो जाएगा आपके सामने हो जाएगा सी, यानी कि एब्सेंट कहा जाता है। तो प्रसव के दौरान जो है गर्भाशय ग्रीवा के गायब होने की एब्सेंट कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा। माता द्वारा महसूस की जाती है भ्रूण की प्रथम हलचल को कहते हैं। जो माता द्वारा महसूस की जाती है भ्रूण की प्रथम हलचल, पहली हलचल, उसको क्या कहते हैं, जान चुके हैं, लाइटनिंग कहते हैं, क्विकनिंग कहते हैं, क्लोजमा कहते हैं, या लीनिया नाइग्रा कहते हैं। तो 60 का उत्तर हो जाएगा आपका हो जाएगा बी, यानी कि क्विकनिंग कहते हैं। तो माता द्वारा महसूस की जाने वाली भ्रूण की प्रथम हलचल क्या कहते हैं, उसको क्विकनिंग कहते हैं, ठीक है। मूवमेंट जो होता है, प्रथम मूवमेंट, उसको जो है माँ महसूस करती है, उसको क्विकनिंग कहते हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं, क्वेश्चन संख्या 61 पे आते हैं। एक कार्यक्रम जिसमें मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए विशिष्ट आपातकालीन स्थितियां मामलों में एएनएम द्वारा दवाओं का उपयोग करने की अनुमति दी जाती है, वह है। एक कार्यक्रम जिसमें मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए विशिष्ट आपातकालीन स्थितियों में के मामलों में एएनएम द्वारा जो दवाओं को उपयोग किया जाता है उसको करने की अनुमति दी जाती है, वह क्या है बताइए। जननी सुरक्षा योजना, जननी शिशु सुरक्षा योजना, आरसीएच चरण 1, आरसीएच चरण 2। जो 61 है उसका उत्तर हो जाएगा आपका D1, डी यानी कि आरसीएच चरण 2, फेज 2, ठीक है। तो आरसीएच फेज 2 के कार्यक्रम के तहत मातृ आरसीएच के बारे में पढ़ लीजिएगा, ठीक है। एक पिछले लेक्चर में बताया भी है आरसीएच के बारे में थोड़ा बहुत, ठीक है। तो फेज 2 के तहत मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए विशिष्ट आपातकालीन स्थितियों में के मामलों में एएनएम द्वारा दवाओं का उपयोग करने की अनुमति दी गई है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 62 पे आते हैं। पहली रेफरल इकाई के रूप में सुविधा की घोषणा करने के लिए तीन महत्वपूर्ण निर्धारकों में 24 घंटे तक उपलब्धता वाली निम्नलिखित सभी सुविधाओं शामिल है सिवाय की। इनमें जो है 24 घंटा उपलब्ध रहती है सभी सुविधाएं, जो तीनों रहती हैं, बाकी एक नहीं रहता है, उसकी बात करती है कौन नहीं रहता है। तो शल्य चिकित्सा का हस्तक्षेप, नवजात देखभाल, रक्त भंडारण सुविधा, टीकाकरण सुविधा। तो 62 का हो जाएगा डी हो जाएगा। टीकाकरण सुविधा नहीं रहता है, बाकी ये तीनों सुविधाएं जो है 24 घंटे अवेलेबल रहती हैं, ठीक है। मतलब कि किसमें, जो पहली रेफरल इकाई के रूप में जो सुविधा की घोषणा करने के 3 महत्वपूर्ण निर्धारक हुए थे उसमें यह है, ठीक है। तो पहली रेफरल इकाई के रूप में सुविधा की घोषणा करने के लिए 3 महत्वपूर्ण इकाई में 24 घंटे उपलब्ध करने वाली सुविधाओं में शल्य चिकित्सक हस्तक्षेप रहता है, ठीक है। नवजात का देखभाल तथा रक्त भंडारण भी ये सुविधा रहती है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 63 पे आते हैं। भारत में मातृ मृत्यु दर को सबसे प्रमुख कारण क्या है। अब इस प्रश्न को अभी हाल ही में किए बताइए कि सबसे प्रमुख कारण जो है माँ को मरने का क्या है, संक्रमण है, टॉक्सिमा है, असुरक्षित गर्भपात है, या रक्तस्राव है। तो अब तो बता ही देंगे, उत्तर हो जाएगा डी यानी कि रक्तस्राव, ठीक है। तो मातृ मृत्यु के प्रमुख चरणों में रक्तस्राव, संक्रमण और उच्च रक्तचाप, गर्भपात, खून की कमी सभी हैं, लेकिन भारत में जो सबसे परिप्रेक्ष्य में प्रमुख कारण है वो है क्या, रक्त का स्राव। कारण तो सभी हैं, लेकिन जो मुख्य कारण है वो क्या है, रक्त का स्राव है। इसमें मुख्य ये टॉक्सिमा तो चेहरे वाली बीमारी है, इसलिए मौत का कारण नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन संख्या 64 पे आते हैं। गर्भावस्था के दौरान तंबाकू सेवन से क्या हो सकता है बताइए। समय से पहले प्रसव हो सकता है, बढ़े तंबाकू जब गुटखा वगैरह खाते हैं लोग, सिगरेट वगैरह पीती हैं जो महिलाएं, उनकी बात हो रही है। बढ़े वजन वाली नवजात शिशु हो सकते हैं, कम वजन वाले नवजात शिशु हो सकते हैं, नपुंसकता हो सकता है।
तो गर्भावस्था में हो गया तो नपुंसकता तो कोई मायने रखता ही नहीं है, तो 64 का हो जाएगा आपका सी, यानी कि कम वजन वाला बच्चा। देखिए इसमें क्या होता है कि जब धूम्रपान, तंबाकू, गुटखा वगैरह जो खाते हैं उनमें क्या होता है, भूख उन महिलाओं में को भूख कम लगती है, ठीक है। उन महिलाओं को क्या लगती है, भूख जो है कम लगती है। जब भूख कम लगेगी तो क्या होगा, वो गर्भावस्था के दौरान ठीक से उनको पोषण नहीं मिल पाएगा, और जब पोषण नहीं मिल पाएगा, जो पेट में पल रहा बच्चा है वो क्या हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा, क्योंकि माँ से ही तो सब कुछ मिलना है उसको। माँ कमज़ोर है तो बच्चा भी कमज़ोर होगा, ठीक है। कुपोषित माँ कभी सुपोषित बच्चे को जन्म नहीं दे सकती है, ये डायलॉग याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन संख्या 65 पे आते हैं। बार बार इस प्रश्न को बताए हैं, देखते ही उड़ा दीजिएगा, ठीक है। इतना आसान प्रश्न है कि मातृ मृत्यु दर को निम्न रूप में व्यक्त किया जाता है, किसमें, प्रति 1000 पे, प्रति 1000, 10,000 पे, प्रति 1 लाख पे, प्रति 10 लाख पे है क्या, 3, 2, 5, प्रति 100 लाख पे है। तो जो मातृ मृत्यु दर को दर्शाया जाता है वो किस पर दर्शाया जाता है, 65 का सी, यानी कि प्रति 1 लाख पे दिखाया जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो देखिए मातृ मृत्यु दर प्रति 1 लाख पे और बच्चे का मृत्यु दर 1000 पे, ध्यान रखिएगा। तो मातृ मृत्यु दर जो है प्रति 1 लाख पे जीवित जन्मों में मातृ मृत्यु की वार्षिक संख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 66 पे आते हैं। गर्भावस्था और बच्चे के जन्म के दौरान जटिलताओं को निम्न द्वारा रोका जा सकता है। जो भी गर्भावस्था होती है और बच्चे के जन्म के दौरान जटिलताएं आती हैं, समस्याएं आती है, उसको कैसे कैसे रोका जा सकता है बताइए। जन्म के समय कुशल देखभाल करके, बिल्कुल। जोखिम का शीघ्र पता लगाना, कोई भी समस्या हो तो उसको तुरंत त्वरित पता लगाइए और त्वरित कार्रवाई करिए। प्रसूति संबंधी जटिलताओं का उचित और समय पर प्रबंधन करना। तो प्रश्नों को पढ़ने के ऑप्शंस को पढ़ने के बाद लग रहा है कि सभी सही है, तो बिल्कुल सभी सही है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, तो प्रश्नगत विकल्पों में सभी सही है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन संख्या 67 पे आते हैं। एक आदिम ग्रविदा माता, आदिम ग्रविदा माता का मतलब होता है जो पहली बार माँ बन रही है, ठीक है, नर बच्चे को जन्म देती है, ठीक है, और बाद में नवजात स्राव दिखाई देता है। नवजात स्राव मतलब कि वो पानी पी चुका है, कहने का मतलब ये है, जो लिक्विड में, जिस लिक्विड में रहता है बच्चा उसको पी चुका है, बहुत थोड़ा सा लेट जन्म हुआ उसकी वजह से, तो वहाँ से स्राव हो रहा है नाक से, मुंह से। तो नर्स को नवजात शिशु के सक्शन निम्न में से किस विधि से किया करना होता है। सक्शन मतलब होता है उस चीज़ को निकालना जल्दी से जल्दी। एक ऐसे इस तरह से होता है, ब्लड टाइप का, हल्का सा एकदम पतला सा होता है, ठीक है, पतला सा मुँह होता है। जो ये जो होता है, ये वाला पार्ट जो होता है, इसको दबाया जाता है, पंप किया जाता है, ये ट्यूब का होता है, रबर टाइप का। जैसे दबाएंगे फिर छोड़ेंगे, फिर आ जाएगा, दबाएंगे छोड़ेंगे आ जाएगा, ठीक है। तो उस तरह से उसको सक्शन किया जाता है। तो पहले नाक और फिर मुंह का, पहले मुंह का और फिर नाक का, पहले मुंह का और फिर केवल नाक का। तो 67 का उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका बी ऑप्शन में, कि पहले मुंह का सक्शन करिए, मुंह में डाल के इसको खींचिए और फिर नाक का साफ करिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। एक अग्रिम माता के जो बच्चे का जन्म हुआ है, जन्म दिया है, जन्म के बाद जो है नवजात का स्राव दिखाई देता है। ऐसी स्थिति में जो नर्स का नवजात शिशु का सक्शन होता है, पहले मुंह और फिर नाक से आता है, ठीक है। देखिए जिन बहनों का बैकग्राउंड मैथ से नहीं है, या मतलब कि समझिए कि बहुत ही सुनहरा मौका है, कहने का मतलब है जिन लड़कियों का इसमें चांस बन रहा है उनके लिए बहुत ही, क्योंकि अन्य एग्जामों की अपेक्षा इसमें भी अभी कंपटीशन कम है। थोड़ा सा ध्यान दे देंगे, थोड़ा सा बस सिस्टमेटिक तैयारी कर लेंगे आप लोग, तो बिल्कुल हो जाएगा। यहाँ पे सब लगभग कोर्स कंप्लीट होने वाला है, पूरे प्रैक्टिस के साथ कंप्लीट होने वाला है, बिल्कुल समझा किया गया है, ठीक है। अब आप कह सकते हैं अरे सर जी तो आप बिल्कुल किताब ही पढ़ा देते हैं। अरे भाई किताब सब पढ़ाते हैं, ठीक है, किताब, हम इसलिए थोड़ा नया चैनल है इसलिए हम किताबों का सपोर्ट ले रहे हैं। किताब सब पढ़ाते हैं, उनका चैनल पुराना है इसलिए वो क्या करते हैं, पढ़ के आते हैं और मतलब कि थोड़ा सा डॉक्यूमेंट बना लेते हैं, पढ़ के ही सब आते हैं। बिना पढ़े कोई मास्टर नहीं पढ़ा सकता है, सीधी सी बात है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और कोई अलग से नहीं आता है, सब जो है इधर ही किताब से ही पढ़ते हैं, किसी को दिव्य ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो कृपया करके ये यहाँ सिलेबस कवर हो चुका है, और ध्यान से हम आप किताब भी आप खरीद लिए होंगे तो जो है आपको और आराम मिल जाएगा, ठीक है। चलिए लगे रहिए, अगले प्रश्न पे आते हैं, 68 पे आते हैं। बताइए इस उपकरण को पहचानिए, इस उपकरण को क्या कहते हैं बताइए। अब ये डॉक्टर्स लोग ही पहचान पाएंगे, ठीक है, बताइए इसको क्या कहते हैं। तो इस उपकरण को कहते हैं आपका डी, यानी कि बेबकॉक फॉरसेप्स, ठीक है, बेबकॉक फॉरसेप्स कहते हैं। देखिए ये क्या यूज करने के लिए होता है, जो टिश्यूज होते हैं ना, जो मांस के लोथड़े मांस होता है, जो
बहुत ही कमज़ोर मांस होता है, उसको ग्राफ्ट करने के लिए, उसको पकड़ने के लिए होता है, ठीक है। उसको पकड़ के या तो कट करना हो या कुछ इधर-उधर करना हो, ठीक है, उस तो उसके लिए क्योंकि जब ऑपरेशन वगैरह होता है तो बहुत ही नाजुक-नाजुक चीज़ों को पकड़ना होता है और बहुत ही बहुत ही पतली-पतली चीज़ों को पकड़ना होता है, तो उसमें ये यूज़ होता है, ठीक है। इसको कहते हैं बेबाक फॉर्सेप्स। आगे बढ़ते हैं। इसका बताइए हेलेप। हेलेप सिंड्रोम सिंड्रोम इसकी जटिलता है, ठीक है। हेलेप सिंड्रोम किसकी जटिलता बताइए बताइए। एड्स की है, हेपेटाइटिस की है, ल्यूकेमिया की है कि पूर्व प्रसवाक्षेप की है। तो जो हेलेप सिंड्रोम है वो क्या है, किसकी जटिलता है, तो आपका उत्तर हो जाएगा 69 का वो डी हो जाएगा कि पूर्व प्रसवाक्षेप। पूर्व प्रसवाक्षेप की जटिलता है। पहले हेलेप सिंड्रोम होता क्या है इसमें देख लीजिए एक बार, ठीक है। अब देखिए ये है आपका हेलेप सिंड्रोम, ठीक है। हेलेप सिंड्रोम क्या होता है इसको जान लीजिए। ये गर्भावस्था की एक पूर्व प्रसवाक्षेप की एक जटिलता है। प्रसव से पूर्व जो होता है 37 वीक के समय लगभग होता है ये। प्रेगनेंसी के 37वां वीक में लगभग होता है, ठीक है। इसलिए कहा गया है कि पूर्व प्रसवाक्षेप है ये, ठीक है। इसमें लो प्लेटलेट्स काउंट रहता है, ठीक। और देखिए इसमें क्या क्या होता है, मतलब कि एब्डोमिनल पेट चेस्ट में और शोल्डर में क्या होगा, दर्द होगा, स्पेशली राइट अपर साइड में इसमें होता है। नाजिया, वोमिटिंग और इंडिगेशन होता है। नाजिया मतलब उल्टी टाइप का आता है, ठीक है। सिर मिचली करता है, सिर में दर्द होता है और पेन होता है व्हेन ब्रीदिंग डीपली। जब गहरी सांस लेंगे तो दर्द भी करेगा, खून भी आने के चांस होते हैं। चेंज इन विजन, थोड़ा दिखने में प्रॉब्लम आ सकती है। स्वेलिंग स्पेशली इन द फेस हैंड, हाथ में और जो है चेहरे पे जो है स्वेलिंग आ सकता है, ठीक है। शार्टनेस ब्रीथ इन, डिफिकल्ट ब्रीदिंग एंड गास्पिंग फॉर एयर, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि ये सिम्टम जो है हेलेप सिंड्रोम का है और ये प्रसव पूर्व यानी कि 37वां वीक में 38, 39, 40 वीक तो माना गया है सामान्य रूप से। 40 वीक में जो है डिलीवरी हो जाती है। तो ये प्रेगनेंसी के लास्ट स्टेज में होता है। इसमें जो है दर्द करता है चेस्ट में, शोल्डर में, एब्डोमिनल पेट में, ठीक है। उल्टी जैसा और सिर जो है भारी भारी सा दिखता है। सिर में दर्द भी रहता है, कभी कभी ब्लीडिंग भी होती है, ठीक है। कलर में भी मतलब कि देखने में प्रॉब्लम आ सकती है और फेस और हाथ में सूजन भी आ सकती है। ये सब समस्या होती है किसकी, हेलेप सिंड्रोम की, ठीक है। इसी के साथ जो है चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद।